हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीरव सर की ऑनलाइन पाठशाला। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाली बोर्ड की जो एग्जाम है 10वीं की, उसके लिए किस तरीके से हम पढ़े, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाए ताकि हम उस एग्जाम में अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा स्कोर कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि वो है आत्मनिर्भर बने, अपने स्कूल के ऊपर और ट्यूशन के ऊपर डिपेंडेंसी जो है उसको छोड़ दे। सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझे, किस तरीके का सिलेबस है, वेटेज किस तरीके से है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में समझे। उन सब्जेक्ट के ऊपर जरूर से फोकस करे जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, पर हाँ, उसके चलते उन सब्जेक्ट को भी इग्नोर ना करे जो आपके कमजोर है, हालांकि वहां पे मेहनत की जरूरत ज्यादा है। सारे सब्जेक्ट में एग्जाम के लिए हाई वेटेज वाले पॉइंट को समझे, उनको ज्यादा वक्त दे ताकि उन टॉपिक्स को आप मास्टर कर सके, ताकि वहां पे कोई मार्क आपका ना कटे। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाए जिसमें आप अपने सब्जेक्ट्स को अलग अलग दिन के हिसाब से अरेंज कर पाए, जिसकी वजह से आप हर सब्जेक्ट को इंडिविजुअली चाहे उतना वक्त दे पाएंगे और सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त उसकी नोट्स जरूर से बनाए। नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड्स या फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, इंपॉर्टेंट डेट्स, की पॉइंट्स, की वर्ड्स, ये सारी चीजें जितनी ही आप शॉर्ट नोट प्रिपेयर करते जाएंगे, एग्जाम के वक्त रिवीजन करना उतना ही आसान हो जाएगा। किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने पे ज्यादा वजन दे, आपको उसको रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मार के आप कितना भी पढ़ लोगे तो वो लंबी वक्त तक आपको याद नहीं रह पाएगा, पर अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो वो आपके लिए लिखना काफी आसान हो जाएगा। अगर आज से ही पढ़ाई आपको शुरू करनी है तो आप कौन सी स्ट्रेटजी के हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं? फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एनसीईआरटी की बुक आप थरोली उसको देख ले, क्योंकि एनसीईआरटी ही आपका मेन सोर्स ऑफ एग्जाम है। एनसीईआरटी अगर एक बार पूरी कर लेते हो तो आपके कहीं पे भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अपनी पढ़ाई के साथ खुद को एक्टिवली एंगेज करें। हर चीज के नोट्स बनाए, फ्लैश कार्ड्स बनाए, माइंड मैप्स बनाए, किस तरीके से आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, और उसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस जरूर से करें। एक्टिव लर्निंग की सबसे अच्छी टेक्निक है जैसे कि ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना, अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन करना, अपने दोस्तों के डाउट्स सॉल्व करना, और उसके अलावा खुद को हर बार टेस्ट करते रहना कि मुझे ये आता है या मुझे ये नहीं आता है। रैंडमली कोई भी सवाल उठाना या रैंडमली कोई भी प्रॉब्लम उठा के उसको सॉल्व करना, ये भी आपके कॉन्फिडेंस को पहले तोड़ेगा, बाद में बनाएगा। ब्रूसली ने कहा था, मुझे तुम्हारे 1000 पंच से डर नहीं लगता जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किए हैं, पर मुझे तुम्हारे एक पंच से डर लगता है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किए हैं, रिवाइज किए हैं। तो इसी तरीके से आपको रिवीजन फ्रीक्वेंटली करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज को अगर एक बार पढ़ के छोड़ दोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके स्टोर नहीं होने वाला। तो उसको बार बार रिवाइज करना फ्रीक्वेंटली बहुत जरूरी है। इसके अलावा पिछले साल के पेपर्स भी आपको जरूर से सॉल्व करने चाहिए। उसके अलावा जो भी सैंपल पेपर हर साल बोर्ड के तरफ से या अलग अलग पब्लिकेशंस के तरफ से आते हैं, उनको भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आप एग्जाम की जो पैटर्न है, एग्जाम का जो फॉर्मेट है, उससे रूबरू हो जाए, जिसकी वजह से आप चीजों को बेटर समझने लगे कि कौन सा सेक्शन कितने वेटेज का है, किस तरीके से मुझे उसमें वक्त लग रहा है, और उसी हिसाब से आप स्ट्रेटजी बना पाए। और दूसरी बात ये रही कि पेपर सॉल्व करने के बाद, सैंपल पेपर हो या प्रीवियस ईयर बोर्ड के पेपर हो, उसको सॉल्व करने के बाद अपने पेपर को खुद से ही एनालाइज करें, अपने दोस्तों के द्वारा एनालाइज करवाए, कौन सी चीज और बेहतर हो सकती है प्रेजेंटेशन वाइज या फिर लिखने वाइज, कौन सी चीजें में पढ़ के दिक्कत हो रही है, कहाँ पे इश्यूज आ रहा है, उन सारी चीजों को भी आपको एनालाइज करना चाहिए।
पढ़ाई से रिलेटेड आपके जो कमजोर पॉइंट है उनको पहचाने, उनको पहचानने के बाद उनको पर्टिकुलरली अगर उसका वेटेज है एग्जाम से रिलेटेड तो उसको ज्यादा वक्त देख के उसको अच्छे से सीख ले और समझ ले, चाहे भले ही उसके लिए आपको दोस्त की मदद लगे, टीचर की मदद लगे, किसी की भी मदद लगे, पर उसको समझने पे जोर दीजिए। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे जल्द से जल्द अभी तैयारी शुरू करनी है तो मैं किस तरीके से तैयारी शुरू कर सकता हूँ, तो उसका भी रास्ता मेरे पास है। तो कैसे आप शुरू करेंगे इस चीज को ध्यान में रखिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 150 डेज बाकी है, 150 दिन बाकी है। मान लीजिए कि आप 1 सितंबर, आने वाली 1 सितंबर से ही तैयारी शुरू कर रहे हैं और एग्जाम मान लेते हैं 1 फरवरी को आपकी एग्जाम है, ठीक है, होगी लेट, पर मान लेते हैं कि 1 फरवरी को आपकी एग्जाम है। तो आपके पास 153 डेज है, 153 डेज। मान लेते हैं 3 दिन इधर उधर चले गए तो मान लो कि 150 डेज आपके पास है। तो 150 दिनों का किस तरीके से अरेंजमेंट करेंगे उस चीज को समझिए। जैसे कि मैं यहाँ पे आपके हर सब्जेक्ट के लिए गुजरात बोर्ड का पर्टिकुलरली टाइम अलोकेशन क्या है स्कूल में, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे कि मैथ्स के वीकली 6 घंटे होने ही चाहिए, साइंस के 6 घंटे होने चाहिए, सोशल के 6 घंटे होने चाहिए, इंग्लिश के हफ्ते में 4 घंटे होने चाहिए, हिंदी के 3, गुजराती के 3, इस तरीके से 28 घंटों का वर्कलोड होता है स्कूल में। अगर इसी चीज को मैं आपके सिलेबस प्लानिंग के साथ कनेक्ट करूं तो इस कन्वर्जन रेशियो को याद रखिएगा, 0.2142142144142। ये किस तरीके से किया है ये आपके जानने की जरूरत नहीं है, बट अगर इस तरीके से आपके पास अगर 150 दिन है, 150 डेज है, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए 32.1 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 32 दिन मिलेंगे अगर 150 दिन कुल मिला के है तो। साइंस के लिए आपको 32 दिन, सोशल साइंस के लिए 32 दिन, इंग्लिश के लिए 21 दिन, हिंदी के लिए 16 दिन और गुजराती के लिए 16 दिन, राइट। अभी ये आपको अगर 150 डेज बाकी है तो इतने दिन आपको हर सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। अभी आप बोलेंगे सर 32 दिन तो काफी होते हैं, हमारा तो आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा। पर एक चीज याद रखिए, 32 दिन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे आप नहीं पढ़ते। आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन में 4 या 6 घंटे पढ़ सकते हो। अगर कोई बहुत ही खा पी के पीछे पड़ा है तो 6 से 8 घंटे पढ़ लेगा, बट उससे ज्यादा आप नहीं पढ़ सकते। ह्यूमन टेंडेंसी है, एक लिमिट है, उससे ज्यादा पढ़ना नामुमकिन है। तो उस चीज को ध्यान में अगर हम रखें तो देखो, हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में जैसे कि 15 चैप्टर्स है, साइंस में 13 चैप्टर्स है, सोशल में 23, 14, 20, 24, ये मेरे नॉलेज के हिसाब से है। मैथ साइंस का मुझे पता है, बाकी सब्जेक्ट का उतना मैं श्योर नहीं हूँ, तो अगर उसमें कुछ चेंज है तो ये आप अपने हिसाब से चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे हर चैप्टर के लिए आपको 2 दिन मिलेंगे मैथ्स में, राइट। फिर साइंस में भी हर चैप्टर के लिए 2 दिन मिलेंगे। 2 दिन मतलब ये मत समझिएगा 24 एंड 24 48 आवर्स नहीं। अगर आप 4 घंटे दिन में पढ़ पाते हैं तो 4 2 8 घंटे आपके पास है। अगर 5 घंटे पढ़ पाते हैं तो 10 घंटे आपके पास है। तो इसी हिसाब से ये पूरा कितने दिन आपको हर चैप्टर को देने चाहिए वो है। अगर इसी हिसाब से आपको प्लानिंग करना है तो मेरे हिसाब से मैथ्स का अगर 1 सितंबर से तैयारियां शुरू करते हो तो एक दिन में आपको मैथ्स का आधा चैप्टर को कर लेना चाहिए, साइंस का भी आधा चैप्टर कर लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आधा आधा मतलब ये पूरा एक दिन में करना है नहीं। एक दिन में मैथ्स का आधा चैप्टर, दूसरे में मैथ्स का चैप्टर पूरा करिए, फिर तीसरे दिन में साइंस का आधा चैप्टर ले लीजिए, चौथे दिन में साइंस का पूरा कीजिए, सोशल साइंस का एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करिए, इंग्लिश का एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करिए, हिंदी और गुजराती एक दिन में आपको 2 चैप्टर करने पड़ेंगे इंक्लूडिंग लिटरेचर प्लस ग्रामर, तब जाके आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये पिछले साल का बोर्ड का टाइम टेबल है, अभी अगर मान लो कि मैं इस एग्जाम को लिख रहा हूं तो मैं इसको किस तरीके से प्लान करूंगा कि मैं जो सबसे आखिर वाला सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले शुरू करूंगा, सेकंड लास्ट जो है वो उसको बाद शुरू करूंगा, थर्ड लास्ट जो है वो उसके बाद। इन शॉर्ट में रिवर्स ऑर्डर में तैयारियां शुरू करूंगा और उस हिसाब से प्लानिंग करता जाऊंगा। अभी प्लानिंग किस हिसाब से करनी है ध्यान से समझिए।
इस तरीके का आप मंथली प्लानर बना सकते हैं। मंथली प्लानर मतलब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं किया है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 7 दिन बना दिए, और यहाँ पे देखिए 5 बॉक्स है, आप चाहो तो ज्यादा बक्स भी बना सकते हो। डेट वाइज इसमें एंट्री कर दो, 1 सितंबर 2 सितंबर 3 सितंबर 4 सितंबर जो भी दिन आ रहा है, और उस हिसाब से आप सब्जेक्ट्स डालते जाइए। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ हिंदी से, तो हिंदी में हमें कितने करने थे, तो हिंदी में हमें 2 चैप्टर करने थे एक दिन में। तो आप यहाँ पे, हाँ, अगर मान लो कि मंडे से शुरुआत कर रहे हो तो यहाँ पे डेट डाल दीजिए, फिर आप डाल दीजिए हिंदी, और हिंदी के कोई भी 2 चैप्टर यहाँ पे डाल दीजिए। ये आपका प्लान हो गया। उसी तरीके से ट्यूसडे अगर आप गुजराती ले रहे हो तो गुजराती के भी 2 चैप्टर आपको एक दिन में करने हैं। तो यहाँ पे डेट डालने के बाद गुजराती और 2 चैप्टर्स, हो सके तो उन 2 चैप्टर्स का नाम भी लिख लो ताकि प्लान हो सके। वेनसडे के दिन भी उसी तरीके से दूसरा सब्जेक्ट, और इसी तरीके से सब्जेक्ट को रोटेट करते जाए। जैसे कि एक ही सब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो बीच में इतना ज्यादा स्लॉट आ जाएगा, गैप आ जाएगा कि वो सब्जेक्ट आप भूल जाएंगे। तो आपको चेंज करते रहने हैं सब्जेक्ट। अगर उल्टे से शुरू कर रहे हो हिंदी, तो हिंदी के बाद आप गुजराती ले लीजिए, गुजराती के बाद आप इंग्लिश ले लीजिए, इंग्लिश के बाद आप सोशल ले लीजिए, उसके बाद साइंस, उसके बाद मैथ्स, फिर वापस से रिपीट। इसी तरीके से अगर आप 1 सितंबर से शुरू करेंगे तो 1 फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर अपने पूरे दिन को टाइम टेबल के हिसाब से अरेंज करिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने अपने लिए बनाया है, आप चाहे तो इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपकी जगह पे बोर्ड की तैयारी कर रहा होता तो मैं इसी तरीके का टाइम टेबल फॉलो करता। मैं 11 बजे रात को सो जाता। हाँ, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये चीज चेंज हो सकती है। इंडिविजुअल के हिसाब से आप इस तरीके से प्लान करिए। तो 11 से 6 बजे मैं होता तो सो जाता, सुबह 6 से 7 बजे स्कूल के लिए रेडी हो जाता, 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल प्लस घर पे आने के बाद लंच 2 बजे तक खत्म कर देता, 2 बजे से 5 बजे तक यानी कि 3 घंटे में सेल्फ स्टडी करता। सेल्फ स्टडी मतलब खुद से पढ़ता, खुद से समझता, उसमें होमवर्क वगैरह नहीं करता। 5 बजे से लेके 6 बजे तक मैं अपने आप को रिलैक्स करता, पर रिलैक्स होने के लिए भी मैं म्यूजिक का सहारा लेता। या फिर मोबाइल नहीं लेता। मैं मोबाइल से आपकी मेमोरी जो है उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता, या फिर ड्राइंग करता, या अपने आप को किसी भी तरीके से मेडिटेशन के सहारे रिलैक्स करता। फिर 6 से 8 बजे तक फिर से मैं सेल्फ स्टडी ले लेता, 2 घंटे और, मतलब 3 और 2 5 घंटे हो गए। फिर 8 से 9 बजे तक डिनर करता और थोड़ा रिलैक्स करता, चिल करता, टीवी वगैरह देखता। 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक, यानी कि यहाँ पे आप देखिए सेल्फ स्टडी 3 घंटे, यहाँ पे सेल्फ स्टडी 2 घंटे, 3 और 2 5, और यहाँ पे 1.5 घंटे यानी कि 6.5 घंटे मैं फिर से सेल्फ स्टडी करता। 10:30 बजे के बाद ना मैं मोबाइल लेता, ना मैं टीवी देखता। मैं 10:30 से 11 बजे तक मेडिटेट करता, अपने आप को शांति से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करता, और उसके बाद अगले दिन की जो प्लानिंग है वो मैं मन में ही कर लेता कि कल मुझे ये करना है, और इतना टारगेट जो है, जो मैंने प्लानिंग बनाया है, उसको अचीव करना है। एग्जाम से रिलेटेड आप किस तरीके से स्ट्रेटजी कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। अपने टाइम को मैनेज करिए। फॉर एग्जांपल अगर आप पेपर लिख रहे हैं तो उसको ऐसे ही मत लिखिए, बोर्ड के हिसाब से 3 घंटे में ही उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। हर सेक्शन के लिए कितना वक्त आपका जा रहा है उसको नोट डाउन करिए, सामने खड़ी रखिए, ठीक है, एनालॉग वॉच रखिए। जब कौन सा सेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल आपने शुरू किया, उस सेक्शन में आपको कितना वक्त लग रहा है उसको नोट डाउन कीजिए। कौन से सेक्शन में, बी सेक्शन में कितना लग रहा है, सी सेक्शन में कौन सा सेक्शन ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, उसके बारे में नोट डाउन। क्या क्या दिक्कतें आ रही है उसको भी नोट डाउन कीजिए। जब भी आप एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस शुरू करें तब हमेशा ये याद रखिए कि शुरुआत हमेशा आसान क्वेश्चन से ही करें। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है। अगर डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो गया तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देगा, पर अगर वहीं पे वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम ज्यादा टाइम ले गया तो वो टाइम से रिलेटेड स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा, और उसके अलावा वो नहीं हुआ
तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा तोड़ देगा, जिसकी वजह से वो आगे के क्वेश्चंस अगर आपको आते भी होंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा आसान सवाल से ही शुरुआत करें। अपने आप को हो सके उतना शांत रखें, और इसके अलावा लास्ट मिनट या लास्ट नाइट पढ़ने की जगह पे आप जितना अपने आप को रूटीन में ढालते जाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसी तरीके से आप बेस्ट रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। जब भी आप सैंपल पेपर या पिछले साल के पेपर्स लिख रहे हो, तब लिखने के बाद पेपर्स को रिव्यू एंड एनालाइज करें। फॉर एग्जाम्पल, कहाँ पे किस तरीके से लिखा जा सकता था तो और बेहतर होता, कहाँ पे करेक्शंस की जरूरत है, कहाँ पे डेकोरेशंस की जरूरत है, इन सारी चीजों पे भी ध्यान दीजिए। एग्जाम की तैयारी के साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को बेहतर पोजीशन में या सिचुएशन में रखें, अपने ऊपर ज्यादा स्ट्रेस ना बनने दें। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को एक हेल्दी रूटीन में रखें। जो भी खाना आप खाए वो न्यूट्रिशियस खाए, हेल्दी खाए। ऐसी चीजें ना खाए जिससे आपकी बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। आराम सफिशिएंटली 7-8 घंटे डेफिनेटली सोए। इसके अलावा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, हैवी एक्सरसाइज ना करें, और हो सके उतना अपने आप को पॉजिटिव रखें और खुश रखें। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो ये भी काफी जरूरी है कि आप पढ़ाई करते वक्त रेगुलरली शॉर्ट ब्रेक्स लें, ताकि आप पढ़ाई करते करते बर्न आउट ना हो जाए, आप इरिटेट ना हो जाए, आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। पर हाँ, जब ये मैं शॉर्ट ब्रेक की बात करता हूँ तो ये 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक 50 मिनट का शॉर्ट ब्रेक ना हो जाए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम की तैयारी के दौरान ये भी काफी जरूरी है कि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बना के चले, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव लोग आपके पास आएंगे और आपको बोलेंगे कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है, या फिर ऐसा करना सही नहीं है, इतना कौन करता है। हो सके उतना नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव लोगों से दूर रहे, अपने आप को पॉजिटिव मेंटालिटी से बनाए चले, और हो सके उतना कंसिस्टेंसी से चले, जो प्लान किया है उसी हिसाब से चले। इसके अलावा ये भी बहुत जरूरी है कि एग्जाम के दौरान आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पाए, क्योंकि स्ट्रेस बिल्ड होना बहुत ही आम बात है जब आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हो। जब आपको रिजल्ट चाहिए तब स्ट्रेस बिल्डअप होना बहुत ही कॉमन चीज होती है। तो स्ट्रेस को होल्ड करने के लिए सबसे पहली टेक्निक है ब्रीथ। जितनी डीप हो सके उतनी गहरी सांसें लें। जितना आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, इसके अलावा आप अपनी हॉबीज पे भी फोकस कर सकते हैं। म्यूजिक सुनना पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, मेडिटेशन करना पसंद है, तो इन सारी चीजों से भी आपको स्ट्रेस में बड़ा फायदा होगा। हमेशा चिल्ला चिल्ला के हेल्प मांगे, सपोर्ट मांगे। ये बहुत ही जरूरी है कि अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आप अपने दोस्तों से, टीचर से, पेरेंट्स से, या फिर किसी से भी मदद मांगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना मदद के अपना पूरा काम कर सकता हो। हम सभी इंसान हैं, हमारी सबकी लिमिटेशंस है। तो मदद लेना कोई बुरी बात नहीं है, ना उससे आप छोटे हो जाते हो, ना सामने वाला उससे बड़ा हो जाता है। मदद मांगना बड़ा ही हिम्मत का काम होता है, और मदद हमेशा हर किसी की लेनी ही चाहिए। तो डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर अ हेल्प। आप किसी से भी कभी भी मदद मांग सकते हैं। इतना प्लानिंग करने के बाद हर सब्जेक्ट से रिलेटेड किस तरीके से आपको प्लानिंग करना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में बहुत जरूरी है कि आप अपनी प्रैक्टिस बनाए रखें। बिना प्रैक्टिस के, बिना पेन और कागज, पेन को कागज के ऊपर घिसे मैथ्स में कोई अव्वल नहीं हो सकता। तो मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है, भले ही आप 2 प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा एनसीईआरटी पे आपका प्राइम फोकस होना चाहिए। एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स हो जाए, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, उसके बाद आप एग्जाम्पलर पे जा सकते हैं जो एनसीईआरटी की ही बुक है। अगर वो भी आपका हो जाता है और आपके पास सफिशिएंट वक्त है, तब जाके आप आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल जैसे रेफरेंस बुक का सहारा ले सकते हैं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस।
अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में बहुत जरूरी है कि आप बायोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी ड्राइंग्स है उस ड्राइंग को अच्छे से प्रैक्टिस करें। बायोलॉजी की जितनी भी ड्राइंग्स है उसकी पीडीएफ के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहो तो वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिक्स में बहुत जरूरी है कि सारे फॉर्मूलास आपको याद हो और उसके प्रॉब्लम्स जो है उसको वो आप प्रैक्टिस कर पाए। और केमिस्ट्री की बात करूं तो बहुत जरूरी है कि रिएक्शंस को समझे, केमिस्ट्री को समझे, क्योंकि बिना समझे उसके इक्वेशंस को आप बना नहीं पाएंगे और अगर उसको अल्टर कर दिया तो आप फंस जाएंगे। अगर सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस काफी लेंथी सब्जेक्ट होने की वजह से बच्चों को उसमें डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। बट अगर सोशल को आपको अच्छे से लिखना है तो आपको पूरा सोशल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब पढ़ने की जरूरत है बट उसके कीवर्ड्स या हाइलाइटेड डेट्स आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि कोई इवेंट है तो उसकी डेट इंपॉर्टेंट है, उसकी प्लेस इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जब आप बुक में हाईलाइट कर लेंगे और एक शॉर्ट समरी बना देंगे, ब्रीफ समरी, और उस कीवर्ड्स को आप लिख के सवाल के बाजू में लिख देंगे तो उसको रिकॉल करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो मैप्स है, जियोग्राफी है, उस पे भी आपको समझ के करना चाहिए ताकि वो आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स दे। अब लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में लिटरेचर पढ़ना बहुत जरूरी है और लिटरेचर के अलावा ग्रामर को भी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ऐसे राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये भी जो भी चीज है वो आपको लिख लिख के ही करनी चाहिए, क्योंकि हैंड राइटिंग लैंग्वेजेस में बच्चों की खराब होती है। बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से उसमें स्कोर कर पाना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। अब एग्जाम के दौरान आपको क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। जब भी बोर्ड की एग्जाम होगी आपको 15 मिनट क्वेश्चन पेपर पहले दे देंगे और उसको आपको बस रीड आउट करना है। जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेंगे, सारे सवाल को पढ़ लेंगे, तो आपके दिमाग में एक स्ट्रेटजी बन जाएगी कि कौन से सवाल आसान है, कौन से सवाल को पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कौन से सवाल बाद में लिखने चाहिए। हाँ, सेक्शन ए बी सी डी को लाइन में लिखना ही ज्यादा जरूरी है, बट अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बीच में है तो मेरी सलाह आपको यही है कि उसकी जगह छोड़ दे आप अपने अंदाजे के हिसाब से और उसको लास्ट में करें। अपने ईगो को पीछे रखें और समझदारी को आगे रखें ताकि आप किसी सवाल में अटकने की वजह से अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें। जब भी आप क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ ले तो टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही चले। जैसे कि आपने सोचा होगा कि सेक्शन ए में आपको ज्यादा वक्त लगता है तो सेक्शन ए को आपको लास्ट में करना चाहिए, जगह छोड़ने के बाद, पहले ही। उसी तरीके से आप सेक्शन सी में ज्यादा कॉन्फिडेंट है तो सेक्शन सी आपको पहले करना चाहिए, सेक्शन डी में कॉन्फिडेंट है तो वो दूसरा करना चाहिए, बी में कॉन्फिडेंट है तो तीसरा करना चाहिए। और एक चीज, जब आप सेक्शंस कर रहे हो तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, तो कुछ बच्चे बहुत ही होशियार होते हैं, उनको सेक्शन बी में अगर कोई भी 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए दिए हैं 10 में से, और अगर उनको 10 के 10 आ रहे हैं तो वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो 10 करते हैं, ठीक है, ताकि दिखाने के लिए कि मैं होशियार हूँ। बट आपको स्मार्टली करना है कि आपको 7 बोले हैं तो 7 ही पहले करिए। उसके बाद पूरा पेपर खत्म होने के बाद अगर आपके पास वक्त बच रहा है तब जाके आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। जब भी आप क्वेश्चन के आंसर्स लिखे तो उसको नीटली एंड क्लीनली लिखे, प्रिसाइज लिखे, मार्क्स के हिसाब से लिखे। जैसे कि 2 मार्क्स का सवाल है तो 2 मार्क्स के जवाब के हिसाब से ही लिखे, ज्यादा 2.5-3 पेज भरने की जरूरत नहीं है। जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा देश वैसा भेष, जैसे संगत वैसी रंगत, राइट। तो जिस तरीके का सवाल है उसी तरीके से आप जवाब लिखिए, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो उसको अंडरलाइन करिए ताकि टीचर को, एग्जामिनर को वो पढ़ने में काफी सिंप्लीफाई हो जाए। इसके अलावा अपनी हैंडराइटिंग को धीरे धीरे बेहतर करते जाइए। अदरवाइज कोई भी टीचर जो है वो हैंडराइटिंग के प्रति थोड़ा सा जजमेंटल होता ही है। टीचर को लगता है अच्छी हैंडराइटिंग मीन्स स्कॉलर स्टूडेंट और बुरी हैंडराइटिंग मीन्स डफर स्टूडेंट। एग्जाम हो जाने के बाद आपको क्या करना है? एक बार एग्जाम खत्म हो जाए तो आपने जितनी भी मेहनत की है उसको सेलिब्रेट करिए। ये बहुत जरूरी है कि आप एंजॉय करें।
एग्जाम खत्म होने के बाद ज्यादा ओवर थिंक ना करें कि मैंने ये किया होता तो ज्यादा अच्छा होता, मैंने वो किया होता तो ज्यादा बेहतर होता, मैंने ठीक से ये नहीं किया, मैंने ठीक से वो नहीं किया। वो सारी चीजें, जो होना था वो हो गया, जो बीत गया वो भूतकाल है। तो वो जो होने के बाद अपने वक्त को, रिजल्ट की चिंता छोड़ने के बाद पूरा एंजॉय करें। अब आपकी एग्जाम्स हो गई है, इट इज टाइम टू रिलैक्स। अब वो चीजें करिए जो आपको पसंद है। और पढ़ाई का जो भी रिजल्ट है वो फ्यूचर से कनेक्टेड है, बट इतना भी नहीं कि वो आपको कुछ बनने ही ना दे। एक चीज को हमेशा याद रखिए, कंसिस्टेंसी जो है वो किसी भी चीज की चाबी है। आप जितना कंसिस्टेंट रहेंगे, रोज का काम रोज करेंगे, उतने ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। अपनी गलतियों से सीखें, जैसे कि टोनी स्टार्क अपनी गलतियों से सीखता था। अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे नहीं तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे नहीं। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अपने आप पे भरोसा करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना। जितना आप अपने आप पे भरोसा करेंगे, जितना अपने आप को बड़े सपने दिखाएंगे, उतना ही आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। सो आई होप आज का जो सेशन था वो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल रहा होगा। मुझे लगता है कि आप जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कर देंगे और बोर्ड के एग्जाम में अपने कैपेसिटी से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर से करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर से करें और आपके दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर से करें। तो अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।